Hello everyone. Welcome to the class number 10 of the chapter Java Programming Fundamentals. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में जावा प्रोग्राम का। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है जावा प्रोग्राम में और इसको हम क्यों यूज करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में। तो इसके नाम से आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर? कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो जावा प्रोग्राम में हम जो क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा मेंबर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट हम वहाँ पे यूज करते हैं। तो वहाँ पे हम जो स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, तो स्टेटमेंट्स के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम जिस तरह के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर को या फिर उस तरह के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्टेटमेंट हम मेनली यूज करते हैं क्यों? टू फ्लो कंट्रोल द फ्लो ऑफ द स्टेटमेंट इन ए जावा प्रोग्राम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जब हम हमारे जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर रन कर रहे हैं, तो वहां पे हमने जो हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ऐड किया है, तो कौन से स्टेटमेंट के बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो स्टेटमेंट यूज करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर, उसी तरह के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट और कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर इन जावा इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हमने लिया है, कौन से स्टेटमेंट के बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है, मतलब प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर को। ओके, ए कंट्रोल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है एन ऑर्डर इन व्हिच द स्टेटमेंट यूज्ड इन ए प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। हम जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, तो किस ऑर्डर में वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, उनको डिसाइड करता है या फिर उनको डिटरमाइन करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर को या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट को। ए जावा प्रोग्राम कंटेन्स क्लासेस। विदाउट क्लास हम जावा प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते, और क्लास के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ हम डाटा मेंबर्स और मल्टीपल नंबर ऑफ मेथड्स यूज करते हैं। और वो मेथड्स के अंदर हम क्या करते हैं, वो मेथड्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखना होता है। ओके, तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट हम लिखते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, उन स्टेटमेंट्स के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कि किस स्टेटमेंट के बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए एग्जीक्यूशन होते वक्त, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर को या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट को। ओके, वही लिखा है। एक जावा प्रोग्राम क्लास, मतलब विदाउट क्लास जावा प्रोग्राम नहीं हो सकता, और क्लास के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स लेते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और उन्हीं मेथड्स के अंदर होता है मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, जो कि एग्जीक्यूट करता है कौन? कंपाइलर। हम जो जावा प्रोग्राम लिखते हैं किस लैंग्वेज में लिखते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में, मतलब जिस तरह का लैंग्वेज हम समझ पाते हैं उस तरह के लैंग्वेज में लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में। पर कंप्यूटर उसको समझ पाता है किस लैंग्वेज में? बाइनरी। तो हाई लेवल लैंग्वेज से बाइनरी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कंपाइलर को। मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज से कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में हम यूज करते हैं कंपाइलर को। तो वहां पे जब कंपाइलर उसको कंपाइल करता है या फिर कन्वर्ट करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में, तो उसको कंपाइल करते वक्त किस स्टेटमेंट के बाद किस स्टेटमेंट को कंपाइल करना है, किस स्टेटमेंट के बाद किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर को। Okay, a control structure is used to determine that a statement to be executed once, many times or not at all. ये कंट्रोल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है कि हमारे प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट एक बार होगा या बहुत बार होगा या बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसको डिसाइड करता है कौन? कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्योंकि वो हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर हम अगर कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर हम क्यों यूज करते हैं? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर हमने जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट ऐड किया है, किस स्टेटमेंट के बाद किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है एग्जीक्यूशन करते वक्त, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर को। कि वो उस स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करेगा, कि बार बार एग्जीक्यूट करेगा, कि बिल्कुल एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ये सब चीज डिटरमाइन करता है, फिर डिसाइड करता है कौन? कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो जितने भी तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, उसको मेनली दो कैटेगरी में या फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप और फर्स्ट पार्ट इज डिसीजन स्ट्रक्चर एंड सेकंड टाइप इज लूपिंग स्ट्रक्चर। तो ये डिसीजन वाला कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है?
डिसीजन स्ट्रक्चर मतलब जिस तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम हमारे जावा प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं बाय टेकिंग सम डिसीजन। तो डिसीजन कब लोगे? जब वहां पे कुछ कंडीशन होगा तब जाके हम डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम वहां पे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, एक या फिर एक से ज्यादा कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। वो कंडीशन को एग्जीक्यूशन के वक्त कंपाइलर क्या करता है, टेस्ट करता है। अगर वो कंडीशन सही निकलता है तो उस कंडीशन के अंदर हमने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो वहां पे उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट ना करके उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता है। ओके, वही लिखा है। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स हैव वन और मोर कंडीशन। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में एक या फिर एक से ज्यादा कंडीशन हम देते हैं जिसको एग्जीक्यूशन करते वक्त या फिर कंपाइल करते वक्त टेस्ट किया जाता है। ओके, किसके द्वारा? प्रोग्राम के द्वारा। प्रोग्राम के द्वारा टेस्ट किया जाता है एग्जीक्यूशन करते वक्त, जिसमें कि अगर कंडीशन सही होता है तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे दिया इफ 5 इज लेस देन n। मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया n का वैल्यू मुझे लेना है रन टाइम में। तो अगर ये कंडीशन सही होता है तो इसके अंदर मैंने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरा कंडीशन फॉल्स होता है तो वो स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट ना करके उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो वही बोला है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में हम एक या फिर एक से ज्यादा कंडीशन देते हैं जिसको वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते वक्त चेक करता है, और जिसके अंदर की हम एक स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ऐड करते हैं। और अगर वो कंडीशन हमारा सही होता है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट हमने दिया है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट ना करके उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। वही बोला है कि अगर हम एक या फिर एक से ज्यादा कंडीशन देते हैं, वो टेस्ट करता है उन कंडीशन को, तो वो एग्जीक्यूट करता है उन स्टेटमेंट्स को जो स्टेटमेंट हमने उस कंडीशन के अंदर दिया है या फिर डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के अंदर दिया है। कब एग्जीक्यूट करेगा? जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा। अगर हमारा फॉल्स हो गया तो वो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट ना करके उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिया इफ n ग्रेटर देन 5, n का वैल्यू रन टाइम में लेना है। तो अगर ये कंडीशन सही है तो इसके अंदर हमने जो स्टेटमेंट लिया है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट ना करके सीधा जंप करके नीचे आ जाएगा और नीचे जो स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। समझ आ गया? तो यहाँ पे इसने क्या किया, कंडीशन को बेस करके डिसीजन लिया। इसीलिए इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, व्हिच टेक्स डिसीजन बाय डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। जो कंडीशन है, कंडीशन को बेस करके क्या करता है, डिसीजन लेता है और उसी हिसाब से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर और हमारे जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर को हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कंडीशन को बेस करके डिसीजन लेता है। इसीलिए हम इसको कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, समझ आ गया? तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारा अभी हमने क्या पढ़ा, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, एक लूपिंग स्ट्रक्चर। तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं कंडीशंस को, कंडीशन को बेस करके वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। इसीलिए हम इसको डिसीजन स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, कंडीशन को बेस करके डिसीजन लेता है। अगर हमारा कंडीशन सही होता है तो उसके अंदर हमने जो स्टेटमेंट लिया है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमारा कंडीशन गलत होता है तो उसको एग्जीक्यूट ना करके बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो वहां पे कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से हमारा प्रोग्राम का फ्लो होगा हमारे एग्जीक्यूशन के वक्त। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो जितने भी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको मेनली तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है इफ स्ट्रक्चर, एक है इफ एल्स स्ट्रक्चर और एक है स्विच केस स्ट्रक्चर। तो हम पढ़ेंगे एक एक तरह के स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है, कंट्रोल स्ट्रक्चर हम क्यों यूज करते हैं, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन करते वक्त एक प्रोग्राम के अंदर हमने जितने भी सारे स्टेटमेंट यूज किए हैं, स्टेटमेंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर को। तो जितने भी तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है
डिसीजन स्ट्रक्चर और एक है लूपिंग स्ट्रक्चर। डिसीजन स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं कंडीशंस, और कंडीशंस को बेस करके उसको डिसीजन लेके हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम में कौन सा स्टेटमेंट किसके बाद एग्जीक्यूट होगा उसको हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है और एक तरह का स्ट्रक्चर जिसका नाम है लूपिंग स्ट्रक्चर। तो ये लूपिंग स्ट्रक्चर हम क्यों यूज करते हैं? तो सपोज आप एक जावा प्रोग्राम लिखे हो, वहां पे कुछ ऐसा सिचुएशन आ सकता है मे बी कि हम चाहते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मतलब क्या? मोर देन वन स्टेटमेंट को अगर हम ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेके क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखे हैं तो उसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ओके, तो ऐसा कोई सिचुएशन सपोज आता है कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमें मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करना पड़े, तो वहां पे हम इसको बार बार तो नहीं लिख सकते। बार बार लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वहां पे हम यूज करते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर को। तो वो क्या करता है कि अगर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमें मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करना है हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर, तो लूपिंग स्ट्रक्चर क्या करता है, वहां पे हमें अलाउ करता है सेम टाइप ऑफ स्टेटमेंट को, सेम टाइप ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर। ओके, इन जनरल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली इन ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर हमारा स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है? सिक्वेंशियली। सिक्वेंशियली मतलब क्या? सपोज 5 स्टेटमेंट है। ओके, तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, फिर पांचवा वाला। मैं चाहता हूं फिर ये एग्जीक्यूट हो। अगर मैं इसको 5 बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूं वही 5 स्टेटमेंट को, ओके, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, लूपिंग स्ट्रक्चर यूज करके रिपीटेडली इन्हीं 5 स्टेटमेंट्स को हम सिक्वेंशियली क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स बाय यूजिंग लूपिंग स्ट्रक्चर और बाय यूजिंग लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, तो लूपिंग स्ट्रक्चर या फिर लूपिंग स्टेटमेंट हमें अलाउ करता है एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्टेटमेंट को या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को, मतलब जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ओके, मतलब ओपन कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अगर मोर देन वन स्टेटमेंट वहां पे प्रेजेंट करते हैं और उसको अगर हम एक ही बार में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। तो लूपिंग स्टेटमेंट या फिर लूपिंग स्ट्रक्चर को हम यूज कब करते हैं? जब हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एक बार ही लिख के हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर, तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस तरह के स्ट्रक्चर को, उस तरह के स्ट्रक्चर को या फिर उस तरह के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट या फिर लूपिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर या फिर लूपिंग स्टेटमेंट, जिसको हम हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर यूज करके एक तरह के स्टेटमेंट को या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूशन करने के लिए यूज कर सकते हैं, बस एक ही बार उसको प्रोग्राम के अंदर लिख के। तो क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट? डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, ये कुछ लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स सेम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम क्यों यूज करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में, और जितने भी तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर और एक है लूपिंग स्ट्रक्चर। तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर को हम हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर कब यूज करते हैं? मतलब वहां पे जबकि हमें कुछ कंडीशन देना है, तो कंडीशन को बेस करके अगर हम कुछ मतलब हमारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब हमारे जावा प्रोग्राम में, तो वहां पे हम यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर को। और अगर हमें हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक स्टेटमेंट को या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम अगर एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पे स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर को। समझ आ गया? फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे कि इफ स्ट्रक्चर, इफ एल्स स्ट्रक्चर, स्विच स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि डू व्हाइल लूप, फॉर लूप के बारे में एक एक करके हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।